यहाँ पर ये जो टिल्ड है ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा। यहाँ एक ही वैल्यू को ये इन्वर्ट कर देगा और x में असाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं a आपका इंटीजर है जो 16 बिट का है, ये 16 बिट का है और जिसे हम 2 बाइट कह सकते हैं या 16 बिट कहेंगे। तो 16 बिट में ये 4 बिट में तो 1001 आ जाएगा एक की वैल्यू, लेकिन बाकी जितने भी डिजिट्स बचते हैं उन सभी में 0 असाइन होगा। तो इस प्रकार से 0 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 1 0 0 1 ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसका इन्वर्ट करते हैं या बिट वाइज नॉट निकालते हैं तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी, जितने भी 0 हैं उनकी जगह 1 और इस वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 0। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ -10 दिख रहा है। अगर डेसिमल में बात करें तो -10 है, लेकिन ये देखने में तो बहुत बड़ी संख्या लग रही है। ये कैसे -10 है इस चीज को देखते हैं। तो चलिए हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे चलते हैं। जैसे कि इन्वर्ट करने पे आपका डेटा था, उसका आउटपुट आपका निकला जैसे 0 है तो 0 का इन्वर्टेड वैल्यू होगा जितने भी बिट्स हैं वो सभी 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो इस डेटा का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें मोस्ट डिजिट जो है वो आपका 0 है, जिसे हम पॉजिटिव के रूप में देखते हैं। ये 0 बताता है कि ये पॉजिटिव है और ये 1 बताता है कि ये निगेटिव है। तो इस प्रकार से जितनी भी वैल्यू थी उसको जब हमने उल्टा किया या बिट वाइज टिल्ड के माध्यम से इसे इन्वर्ट किया तो जितने भी बिट वैल्यू थे वो चेंज हो गए, 0 की जगह 1 हो गया। अब ये वैल्यू कितनी है, वैसे तो ये -1 है, लेकिन ये -1 क्यों है? देखने में तो ये लग रहा है कि माइनस और ये 127 होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों है, चलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि निगेटिव होने की वजह से जितना भी डेटा है उसको इन्वर्ट किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जितनी भी जगह पे 1 होगा वहां 0 लिख देते हैं और जितनी जगह 0 होगा वहां 1 लिख देते हैं। तो इस दशा में आप देख रहे हैं कि जितना भी वैल्यू है, जितने भी वंस हैं उनकी जगहों पर 0 लिख दिया जाएगा। फिर इस बार 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट से निकली हुई वैल्यू होती है उसके साथ +1 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी प्रिपेयर होगी। तो ये वैल्यू क्या हुआ, 0 0 0 0 0 0 और फिर लास्ट में 1। तो इसका मतलब ये है कि 1 वैल्यू हुआ, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया 1। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ रही है ये आपका निगेटिव या -1 है। अगर इसी को हम इस वैल्यू के साथ कंसीडर करें, हम ये जानना चाहें कि ये कितनी वैल्यू है, तो इसे भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से इन्वर्ट करना होगा और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, जैसे मान लीजिए निगेटिव वैल्यू ये है, चलिए देखते हैं कितने डिजिट्स हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपका आ रहा है 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर यहाँ 0 की जगह 1 फिर 0 0 फिर यहाँ 1। और फिर इस बार 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमने लिखा +1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई। ये तो आप देख ही रहे हैं 0 0 0 0। और उसके बाद यहाँ 1 1 0 हो जाएगा, कैरी जाएगा, यहाँ 1 1 फिर 0 फिर 1। यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 0 1 0 है।
तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1010 और 1010 होता कितना है 10 होता है। 101 को आप कैलकुलेट करेंगे बाइनरी में तो ये आपका हुआ 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। 0 to 8 आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी 10 हो गई और चूंकि ये निगेटिव है तो इस वजह से ये -10 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बिटवाइज ऑपरेटर के एप्लीकेशन कैसे होगा और डेटा का कैसे निकालेंगे और उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पर इंटीजर की जगह अनसाइंड इंटीजर है। अनसाइंड इंटीजर में आपका साइन बिट नहीं होता है और साइन बिट नहीं होने की वजह से जो ये वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 है और 0 को इन्वर्ट करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा कंसीडर किया जाएगा। अगर यहां लिख दिया जाए अनसाइंड int a equals to 9 और x equals to till a, तो ये -10 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस में वैल्यू नहीं होगी। ये फिर वैल्यू आपकी कहीं ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर अब साइन भी डेटा का हिस्सा हो जाएगा और साइन डेटा का हिस्सा होते ही ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2 4 8 तो 1 and 8 9। यहाँ अगर हम 65,535 में से अगर 9 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर अनसाइंड की बात करें, इन अनसाइंड में ये हो जाएगा 65,500 और 35 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। ये वैल्यू आपकी 65,526 हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर इसको हम अनसाइंड कहें, 0 भी अगर अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब ये है कि जो भी डेटा है ये साइन वगैरह सभी डेटा के हिस्से के रूप में कंसीडर किया जाएंगे। तो यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 का अपोजिट आपका ये सीधे सीधे अनसाइंड में 65,535 अनसाइंड में होगा। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का क्या काम होता है? लेफ्ट शिफ्ट जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको बिट बाय बिट लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता है। उदाहरण के रूप में int a 9 है और b इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट b लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 9 वैल्यू को 3 टाइम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से a का यहाँ पर जो वैल्यू बनता है वो है 00001001। वैसे ये 16 बिट में होगा लेकिन हमने इसे 1 बाइट में ही आपको दिखाया है। और वैल्यू आपका चूंकि 4 टाइम 0 1001 दैट इज 9। और जब इसे फर्स्ट टाइम शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी बिट्स हैं वो 1 बाय 1 शिफ्ट होंगे। तो जैसे ये 00001001 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने पर 3 टाइम 0 और 1001 और लास्ट में एक 0 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वैल्यू पहले हमारी थी वो डबल हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी बार हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे जो भी वैल्यू होगी उसका डबल हो जाएगा। तो
फिर सेकंड शिफ्ट होने पर फिर ये उसकी वैल्यू फिर डबल हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा। तो ये 9 से 18, 18 से 36, तो और थर्ड टाइम जब शिफ्ट होगा तो ये 36 का डबल हो जाएगा। तो अगर हम 3 टाइम शिफ्ट करा रहे हैं लेफ्ट में, तो जो भी वैल्यू होगा वो राइट हैंड साइड पे 0 ऐड होता जाएगा। इसमें जो भी वैल्यू है उसका डबल होगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू जो आपकी होगी वो 72 हो जाएगी। उसी तरीके से हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन को देखते हैं। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होने की वजह से वो हाफ होगा। जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट में डबल हो रहा था, वैसे ही राइट शिफ्ट में हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल्स टू 72 है, b 2 है और x एक वेरिएबल है, तो आपने लिखा x इक्वल्स टू a राइट शिफ्ट b। इसका मतलब ये है कि a वेरिएबल में b में जो वैल्यू पड़ी हुई है उतने टाइम पर शिफ्टिंग होगी। तो कितने बार शिफ्टिंग होगी? 2 बार। तो इस प्रकार से a की वैल्यू को 2 बार राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू है दैट इज 72, बाइनरी में ये वैल्यू है कि ये 2 डिजिट्स आपके हट जाएंगे। तो इस प्रकार से जब फर्स्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ केवल एक 0 गायब होगा और फिर इस बार जब सेकंड शिफ्ट होगा तो सेकंड 0 भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही 0 है वो गायब हो जाएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि ये हाफ होता है, तो जितनी बार भी राइट शिफ्ट करेंगे ये हाफ हो जाएंगे। जैसे 72 का हाफ आपका 36 हो गया और 36 का हाफ आपका 18 हो जाएगा। तो आपके एक x की जो फाइनल वैल्यू होगी वो 18 होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर, जैसा कि आप जानते हैं, रिलेशनल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने पे जो भी वैल्यू होती है वो 0 या 1 के फॉर्म में रिटर्न होती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आप लिख रहे हैं तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको 0 एंड 1 ही देता है, तो आप 0 के कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है जिसमें 3 आर्गुमेंट हम स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, सेकंड आर्गुमेंट हमारा वैल्यू इफ ट्रू होगा और थर्ड आर्गुमेंट वैल्यू इफ फॉल्स है। इस ऑपरेटर का काम क्या है? इस ऑपरेटर का काम ये है कि यहाँ पर अगर हम कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं, ट्रू जैसा कि आप जानते हैं नॉन जीरो को कहा जाता है और फॉल्स जिस जीरो को कहा जाता है। तो अगर यहाँ नॉन जीरो वैल्यू है तो नॉन जीरो वैल्यू होने पे ये वैल्यू आपको मिलेगा और अगर जीरो वैल्यू होगा तो ये वैल्यू एज ए रिटर्न मिलेगा। आपने इससे पहले के क्लासेस में जाना कि रिलेशनल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने पे आपको एक्सप्रेशन रिजल्ट जीरो या नॉन जीरो वैल्यू या ट्रू या फॉल्स मिलती है। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन इस जगह पर लिखते हैं तो इस एक्सप्रेशन के दिए गए परिणाम के आधार पर, यानी अगर यहाँ जीरो आता है तो ये वैल्यू आपको मिलेगी और अगर इसमें नॉन जीरो आता है तो ये वैल्यू मिलेगी। तो चलिए एक उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। उदाहरण के रूप में int a 9 है, b 5 है। अगर आप c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b लिखते हैं, तो आपको c में क्या वैल्यू मिलेगी? आप जानते हैं कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं तो अगर यहाँ पर दिए गई वैल्यू या एक्सप्रेशन के आधार पर ये चीजें अगर सही है या कथन सत्य है तो इस केस में यहाँ पर ट्रू वैल्यू मिलती है, यानी इसके अंदर होगा 1। लेकिन अगर यही चीज हम लिख दें डबल इक्वल्स टू, तो अब यहाँ मिलेगा आपको 0। इसका रीजन ये है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है और ये ऑपरेटर अगर हम चेंज कर दें, लेस देन कर दें, तो 9 आपका 5 से छोटा नहीं है,
तो इस केस में भी आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन के सत्य या असत्य होने पे आपको 0 या 1 मिलता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में लिख दें, जैसे कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमने लिखा C इक्वल्स टू A लेस देन इक्वल्स टू B क्वेश्चन मार्क, यदि A B से छोटा है तो बड़ी संख्या कौन है? अगर हम मान लीजिए बड़े संख्या को रखना चाहते हैं C में, इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो C के अंदर असाइन होना चाहिए। तो A अगर हमारा छोटा है B से तो बड़ा कौन हुआ? आप सोचिए तो यहाँ पाएंगे कि B बड़ा होगा, यानी अगर ये कथन सत्य हो जाए तो इसका मतलब B बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कथन सत्य हो तो इसका मतलब ये है कि A B से छोटा है या तो बराबर है। तो अगर छोटा है तो इस केस में बड़ी संख्या को अगर हमें इसमें रखना हो तो B हम असाइन करेंगे, यानी यहाँ पर अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि A वाकई छोटा है B से। तो 1 होने की दशा में आप देख पा रहे हैं कि पहला जो वैल्यू होगा वो एज अ रिटर्न, एज अ आउटपुट आपको मिलेगा या एज अ रिजल्ट के रूप में मिलेगा। तो रिजल्ट के रूप में हमको यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग B चाहिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमने B लिख दिया। इसके अपोजिट केस, मान लीजिए अगर A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू 3 है, तो क्या 7 3 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो अगर छोटा नहीं है तो इस जगह पे आपको क्या मिलेगा? 0। तो 0 मिलने की दशा में बड़ा कौन हुआ? ये। तो इस स्थिति में आपको एज ए रिटर्न A चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि A लेस देन इक्वल्स टू B, अगर ये ट्रू है तो B बड़ा है, अगर ये फॉल्स है तो जाहिर सी बात है A बड़ा है, तो A को हमने कंसीडर किया। तो इस प्रकार से हम ये एक्सप्रेशन में कंडीशनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक्सप्रेशन यूज करेंगे और एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ट्रू होने पर वैल्यू और फॉल्स होने पर वैल्यू, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहे हैं। इस एग्जाम्पल में A 9 है B 5 है। A अगर B से बड़ा है, जो बड़ा भी दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको अनुमान में है कि आपको पता नहीं है कि ये क्या कितना है, ठीक है। तो A 9 B 5, तो A अगर बड़ा है तो बड़ा कौन हुआ? A। तो एज ए ट्रू, यानी अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये A इधर मिलेगा। 1 के केस में अगर ट्रू होगा तो ये जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है? 9, यानी C की वैल्यू हो जाएगी 9। लेकिन अगर ये फॉल्स है, इन केस ऑफ फॉल्स, तो फॉल्स के केस में ये जाएगा। तो इसका मतलब ट्रू होने पर पहली वैल्यू और फॉल्स होने पर दूसरी वैल्यू। तो इस तरीके से आप यहाँ एक्सप्रेशन में लॉजिकल एक्सप्रेशन की जगह रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आप कंडीशनल ऑपरेटर का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि A और B में जो बड़ी वैल्यू थी वो C में चली, उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल अलग अलग वैल्यूज के लिए और अलग अलग वैल्यूज के टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ निर्भर करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं या वेरिएबल रखना चाहते हैं या कोई एक्सप्रेशन। आप चाहें तो यहाँ कोई अन्य एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं।
यहाँ नेस्टिंग भी कर सकते हैं किसी अदर एक्सप्रेशन का, जहां पर इसके ट्रू या फॉल्स होने पर निर्भर करेगा कि कौन सा हिस्सा रन करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे ऑपरेटर्स पे और कॉन्स्टेंट्स पे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी करना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, और उस कमेंट को मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।